हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। तो बच्चों, एक और अच्छे सी वीडियो में आपका स्वागत है। और इसमें बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स। बेसिकली जैसे अपन लोग सामान बैग में डालते हैं, पर्स में पैसे रखते हैं, ऐसे ही बच्चों अगर अपने को चार्ज को रखना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें कंडक्टर्स की हेल्प लेते हैं। इंसुलेटर्स की क्यों नहीं लेते? हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी चीज़ रखने के लिए नहीं देंगे जो ज़रूरत पड़ने पे वापस ना दे। तो अगर इंसुलेटर को मान लो आपने चार्ज दे दिया, जो इंसुलेटर है अगर उसको आपने चार्ज दे दिया, तो इंसुलेटर क्या करेगा बच्चों? अगर आपने इंसुलेटर को चार्ज दे दिया, ये इंसुलेटर है, इसको आपने चार्ज दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो वो बाउंड रहेंगे यहाँ पे। अब आपको ज़रूरत पड़ी, आपने एक वायर यहाँ लगाया, तो ये मूव करके आएंगे ही नहीं, ये मूव करके आएंगे ही नहीं। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी किसी चीज़ को, किसी ऐसे को नहीं देंगे जो नीड पड़ने पर वापस ना मिले, क्योंकि वो तो बाउंड हो जाएगा चार्ज। तो आप क्या पूरे पूरे इंसुलेटर को हर जगह से टच करोगे? आप तो एक वायर लगा के किसी भी एक पॉइंट से ही तो लेना चाहोगे चार्ज को वापस नीड के टाइम। तो इंसुलेटर देगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हर पॉइंट पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इंसुलेटर जो है वो हमारे लिए चार्ज स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बेसिकली ये काम हमारे लिए कौन करता है? कंडक्टर्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है। मतलब इसको हम लोग बोलते भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो सारे की सारी जो बातें हैं वो इसी केस में वैलिड होगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब होती क्या है बच्चों, देखो मान लो कि ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो है दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर। ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। अब बच्चों यहाँ दो टाइप के चार्ज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कॉपर स्फीयर है, तो यहाँ पे कॉपर स्फीयर है तो कॉपर के एटम से बना हुआ है। तो कॉपर के एटम में क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होता है? बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से तो अभी मतलब नहीं है, उन पे चार्ज होता नहीं है, पर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। फिर बाहर होते हैं ऑर्बिट्स। बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों। ऑर्बिट्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन हम इनको बोलते हैं। तो इनकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो चार्ज हुआ यहाँ पे, जितना भी ये चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, ये एक तरीके से इसी एटम के चारों तरफ घूमते रहेंगे। और ऐसा बच्चों हर एटम के साथ होगा। तो यहाँ पे ये जितना भी चार्ज होगा ना, ये सारा का सारा बाउंड चार्ज है। ये सारा का सारा क्या है बच्चों? ये सारा का सारा बाउंड चार्ज है। तो बाउंड चार्ज की तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री भी होते हैं। तो जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये करते क्या हैं? ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो करता नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो रैंडम मूव कर रहा है ऐसे। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर जाके इधर चला गया, फिर इधर चला गया। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ मूव ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लेकिन अब होता क्या है कि फ्लो इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, नेट फ्लो इज़ इम्पोर्टेंट। मान लो मैं यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया बना देता हूँ और किसी गिवन इंटरवल के अंदर, किसी गिवन टाइम के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके इधर जाते हैं किसी गिवन टाइम में, और 100 ही वापस इधर इस साइड भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा
कि जो नेट फ्लो है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बनाया है, यहाँ पे हम बोलेंगे नेट फ्लो इज जीरो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो इधर हमने किया है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों हम लोगों ने बनाया है, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में सिर्फ फ्लो तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन बात जब नेट फ्लो की आएगी तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट फ्लो है वो जीरो है, क्योंकि जितने राइट में क्रॉस कर रहे हैं उतने लेफ्ट में, उतने अप डाउन सेम है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो नेट फ्लो है बच्चों वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना हो रहा है, ज़ीरो। और बच्चों नेट फ्लो से ही करंट डेवलप होती है, नेट फ्लो से क्या डेवलप होती है, करंट। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर करंट क्या है, जीरो है। अब बात ये तो अंदर हुई, अब सरफेस पे आ जाते हैं। तो सरफेस पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये भी मूव नहीं करने चाहिए, रेस्ट में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करने चाहिए सरफेस पे, ये भी रेस्ट में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस पे भी करंट, ये तो कहाँ लिखी हमने, इनसाइड, तो अंदर कोई करंट नहीं होनी चाहिए। करंट तो होती है बच्चों नेट फ्लो से, फ्लो तो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मूव तो करेंगे, बट नेट फ्लो इज़ इम्पोर्टेंट। तो करंट अंदर भी नहीं है, बाहर ही इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो इसकी सरफेस पे भी बच्चों करंट जीरो है। करंट कहाँ पे, सरफेस पे भी। तो जब कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर की सरफेस पे करंट जीरो होती है, मतलब चार्ज का नेट फ्लो जीरो होता है, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो ये समझ लो कि चार्ज जो है उसका नेट फ्लो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्ज inside as well as on the surface of conductor is zero, then it is called इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर। all the points which we will learn in this section will be applicable only in इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही वैलिड होंगे, वरना नहीं होंगे, जो बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब बातें क्या हैं बच्चों, तो पहली जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों, नेट चार्ज और एक्सेस चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन जीरो। तो नेट चार्ज और यू कैन से एक्सेस चार्ज always exist on the outer surface of conductor
क्यू नेट इन इंटीरियर इज हमेशा ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, एनी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हम ले लेते हैं, दैट इज ऑफ एनी जनरल शेप। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये कोई भी कंडक्टर एनी जनरल शेप का ले लिया, अब इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे आपने इसके अंदर लेट से इंटीरियर के अंदर 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 10⁶ प्रोटॉन्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेट चार्ज निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -e, तो इंटू 10⁶ कर दोगे, एक प्रोटॉन पे होता है +e, इंटू 10⁶ कर दोगे, दोनों को ऐड करो बच्चों तो 0। तो इंटीरियर में तो नेट चार्ज 0 रहेगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा सप्लाई किए बाहर से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे इसको, तो जब वो इलेक्ट्रॉन आप सप्लाई करोगे तो ये इसके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे सारे, ये केवल आउटर सरफेस पे आएंगे बच्चों, ये इसके आउटर बाउंड्री पे आएंगे, और बाउंड्री पे आने के बाद भी ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि ये रेस्ट में रह पाए। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा। जो भी नेट चार्ज होगा वो कहाँ पे आएगा, आउटर सरफेस पे आएगा। उसका सिंपल एक लॉजिक ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन अंदर दे भी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होके ये दूर जाएंगे और तब तक जाएंगे जितना जा सकते हैं। तो यहाँ आ गई ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब आगे तो एयर है, फिर तो इंसुलेटर है, उसमें कैसे जाएगा ये आगे, चारों तरफ तो एयर इंसुलेटर है। तो कंडक्टिंग मीडियम जब तक इनको मिलेगा, जब तक ये चाहेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे चले जाएं, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब यहाँ के आगे यहाँ एयर आ गई, तो आगे नहीं जा पाएंगे, इंसुलेटर पाथ नहीं मिल रहा, तो ये आउटर सरफेस पे आ जाएंगे बच्चों। तो ये एक पॉइंट हुआ हमारे पास। दूसरा पॉइंट कि अगर इंटीरियर में नेट चार्ज ही 0 है, तो अगर मैं इंटीरियर में एक गॉसियन सरफेस बना दूं, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये कि गॉसियन सरफेस बना दी, तो ये जो मैंने बनाई है इसका नाम है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब बच्चों इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे E.dA का इंटीग्रल करोगे इस क्लोज सरफेस के लिए, तो आप अंदर नेट चार्ज लिखोगे, तो अंदर नेट चार्ज तो 0 होता है हमेशा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E जो आएगा इनसाइड कंडक्टर वो भी हमेशा 0 ही आएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट inside conductor is always 0। कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रिमेंबर, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑन सरफेस, नॉट ऑन सरफेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस पे 0 मत करना बच्चों, ये जो हमेशा 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ये कंडक्टर के अंदर 0 होता है हमेशा। कहाँ 0 होता है, इनसाइड द कंडक्टर हमेशा 0 होता है, नॉट ऑन सरफेस। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ये जो कंडक्टर है जिसे हमने बनाया अभी ये कंडक्टर, तो ये जो कंडक्टर है इसके हमने अभी तक 2 बातें सीखी कि जो भी एक्सिस चार्ज हम लोग देने वाले हैं इसको, ये जो कंडक्टर है तो अभी तक हमने 2 बातें तो बड़ी अच्छे से समझी बच्चों
कि जो भी हम इसको एक्सिस चार्ज देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिए एक्सिस में आपने, या कोई भी इलेक्ट्रॉन दिए, प्रोटॉन दिया आपने, जो भी एक्सिस चार्ज इसको दिया वो इसके आउटर सरफेस पे आ गया, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो नेट चार्ज बचेगा वो आउटर सरफेस पे आ गया बच्चों। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो क्या सरफेस पे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे उससे पहले पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि मान लो इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट लिया अपन ने, ये वाला, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है बच्चों वो V है। V इस पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल है बच्चों, ध्यान दें, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है और मुझे इस पॉइंट का निकालना है, मान लो V डैश। तो यहाँ से यहाँ तक मैं मूव करूँगा और मैं लिखूँगा dV या V2 माइनस V1, मैं लिखूँगा V2 माइनस V1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा। अब E तो यहाँ पे बच्चों जीरो है, तो जैसे ही मैं यहाँ जीरो डालूंगा तो ये V2 तो है V डैश माइनस V इक्वल टू जीरो, देयरफॉर V डैश इक्वल टू V, तो ये भी V आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो अंदर भी इसका 100 वोल्ट ही आएगा, इसका भी 100 वोल्ट ही आएगा, इसका भी 100 वोल्ट ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप मूवमेंट कर जाओगे तब भी आप पूरा फील्ड जीरो, जब फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो इसका भी 100 वोल्ट ही आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल on the surface of conductor as well as inside the conductor remain constant. तो conductor surface will be a equipotential surface and entire conductor will be a equipotential volume और equipotential body। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ, अब इसमें दोनों चीज़ें अंदर भी और सरफेस पे भी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट मतलब इनसाइड एज वेल एज सरफेस, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। हर पॉइंट पे पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जो अंदर होगा सो वी कैन से दैट फर्स्ट लाइन conductor surface is an equipotential surface। कंडक्टर की सरफेस कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड पॉइंट, एंटायर कंडक्टर विल बी an equipotential वॉल्यूम और यू कैन सी इक्विपोटेंशियल बॉडी। मतलब जैसे ये कोई कंडक्टर है, मैंने बोल दिया 10 वोल्ट कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर मुझे यहाँ पे मिलता है ऐसे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50 वोल्ट कंडक्टर। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ 100 वोल्ट कंडक्टर, क्योंकि पूरा कंडक्टर एक सेम पोटेंशियल बॉडी होता है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है बच्चों। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के नाम से उसको पुकारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है कि ये 10 वोल्ट का कंडक्टर है, ये 20 वोल्ट का कंडक्टर है, ये 50 वोल्ट का है, ये 100 वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट का है। ऐसे हम उसका एक नाम, पोटेंशियल के नाम से उसको बुला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा था
कि यार कंडक्ट, ये जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि कंडक्टर जो है वो उसका सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है लेकिन सरफेस पे ज़ीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ये ज़ीरो नहीं होता। कितना होता है आगे क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, चार्ज जो है कंडक्टर की शेप के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हो सकता है कि कोई कंडक्टर आपने बनाया, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि लेट से आपने कोई कंडक्टर बनाया, ये कोई कंडक्टर है बच्चों, इरेगुलर शेप का कंडक्टर है। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि ये आपने कोई कंडक्टर बनाया, अब इसमें होता क्या है, जब आप इसको चार्ज सप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे आपने नेगेटिव चार्ज भी दिया, तो जहाँ एजेज होते हैं वहाँ जाके चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है। ये जो एजेज है ना, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है जहाँ भी एजेज होंगे। जहाँ फ्लैटिस एरिया होता है वहाँ पे चार्ज कम इकट्ठा होता है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसे इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। अब अगर आप चार्ज में एरिया का डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लें डी ए, उसमें चार्ज का डिवाइड करें तो ज़्यादा आएगा। जैसे सेम एक एरिया यहाँ लेते हैं और उतना ही एरिया अगर यहाँ लेते हैं तो ज़्यादा चार्ज यहाँ आएगा। और चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे यहाँ इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इस पॉइंट पे सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 ज़्यादा होगा सिग्मा 2 से, क्योंकि ये होगा dq1 बाई dq1 dq2, दोनों जगह सेम एरिया ले लो डी ए। तो जहाँ ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वो कहाँ होता है, एजेस के ऊपर होता है। तो चार्ज एक तरह से नहीं फैलता। ऐसा क्यों करता है चार्ज, ऐसा क्यों करता है? तो ये पोटेंशियल को सेम मेंटेन करने के लिए ऐसा करता है। आगे क्वेश्चन में उस चीज़ को समझेंगे भी कि पोटेंशियल को सेम मेंटेन करने के लिए चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि पूरे कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों। और सरफेस पे फील्ड ज़ीरो नहीं होता। अब जीरो नहीं होता तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर है, तो सरफेस पे बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर नेगेटिव है तो परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस पे होता है, और वो किधर होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। और वैल्यू कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हो जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मान लो E2। लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, वो कितना होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हर पॉइंट पे सिग्मा अलग है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इट्स डायरेक्शन
is always normal, or you can say perpendicular to the surface of conductor. ये हमेशा कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा बच्चों, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पे होगा, तो फिर से इसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आएगा और चार्ज को फोर्स लगा के मूव कराएगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। तो उसका आंसर हम आगे देखेंगे, बस हमने कंसेप्ट समझ लिया। फिफ्थ पॉइंट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अगर ये कंडक्टर पे ऊपर मान लो बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे मान लो कि ये चार्ज का वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ होगा, लेकिन होगा 90 डिग्री पे। तो ये सिंपल सी बात है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये क्या होता है, जैसे बच्चों कोई कंडक्टर है, पहला पॉइंट तो इसमें ये है, फर्स्ट कंडीशन तो वॉट एवर मे बी द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे कितना भी चार्ज हो। सेकंड, इट माइट बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखा हो सकता है। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है, इफ चार्ज inside the cavity, ये चार्ज इनसाइड द कंडक्टर और चार्ज इनसाइड cavity made in a conductor, if no charge inside cavity made in a conductor, कंडक्टर के अंदर एक केविटी और केविटी में कोई चार्ज नहीं है बच्चों। सबसे खास बात क्या है, केविटी में कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इनसाइड केविटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड cavity will be always zero. So any object placed inside cavity will be safe from external electric field or electric influences. This is called electrostatic shielding. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कंडक्टर है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देयर इज ए कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है, मान लो कि ये सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, ये कंडक्टर है। आपने इसमें से एक छोटा सा होल बना दिया, आपने इसमें क्या किया, एक छोटा सा होल बना दिया यहाँ पे, और होल बनाने के बाद में यहाँ पे आपने क्या किया, ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक छोटा सा होल बना दिया आपने,
और आपने क्या किया, अंदर कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब देखो इस पर आपने चार्ज दिया, लेट से आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपने मान लो कि इसको चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, फील्ड के अपोजिट, तो इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस पे, और ये वाली जो साइड होगी ना इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर पे हमेशा 90 डिग्री पे आके फिनिश होती है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे 90 डिग्री पे आएगी सरफेस से, यहाँ भी अगर इलेक्ट्रिक लाइन होगी तो ऐसे 90 पे आएगी, यहाँ से निकलेगी भी 90 पे। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। तो इसमें बैठ गए अंदर आप तो यू विल बी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना भी चार्ज इसकी सरफेस पे हो और इवन कितना भी बाहर फील्ड प्रेजेंट हो, अगर आप इसके अंदर बैठ गए तो आप इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से सेफ रहेंगे, और इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से सेफ रहने को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को शील्डिंग बोलते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, ये पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आप लोग लर्न रखेंगे अच्छे से, और ये क्वेश्चन ही हमारे बच्चों आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब अगला टारगेट हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वो रहेगा बच्चों इस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इन्हीं पॉइंट्स के लॉजिक्स हमसे पूछे जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है क्यों होता है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत